Hello everybody, how are you? I hope all are healthy and fine. I also want to say you are most welcome in the Success Academy official YouTube channel. मैं पिंटू सर आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके अनुसार जो दिया गया ओपिनियन था बुक्स और ग्रामर्स, तो आई थिंक आप सभी बच्चे बुक्स प्लस ग्रामर दोनों को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो ग्रामर पार्ट में आपका फ़िलहाल चल रहा है वॉइस, जो कि अच्छे तरीके से चल रहा है और आज बहुत से बच्चे इसे पढ़ भी रहे हैं और होमवर्क भी बना रहे हैं। और दूसरे साइड में आपका चल रहा है लिटरेचर, यानी कि बुक। तो बुक में आपका एक जो पोइट्री था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये फिनिश हो चुका है। और अगला चल रहा है प्रोज का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आपको मैंने इसका क्वेश्चन सर जो शॉर्ट था वो आपको पिछले लेक्चर में हो गया है। तो बहुत से बच्चों का कमेंट ये आया था कि सर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या नहीं, क्योंकि पोइट्री में मैंने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ाया उसके बाद शॉर्ट पढ़ाया, लेकिन यहाँ पर मैंने इस प्रोज में पहले मैंने लिखा दिया शॉर्ट क्वेश्चन। तो बहुत से बच्चों के मन में ऐसा फील आया कि शायद ऑब्जेक्टिव ना हो, तो कुछ बच्चों ने ऐसा कमेंट किया कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो अकॉर्डिंग योर ओपिनियन मैंने आज आपके इस लेक्चर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो आइए आज के क्लास में, आज के इस लेक्चर में आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका प्रोज का लेसन 1 है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से फाइंड आउट करके आपके सामने एक शॉर्ट तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में आने वाले, इस क्लास में होने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ सकें। और आई होप दैट मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि आपको मैं क्लास में ही क्लास करते करते समय मैं आपको हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कराने की भरपूर कोशिश करूँगा, ताकि ऑब्जेक्टिव से आपका नज़र ना हटे। बिकॉज कि एवरी सब्जेक्ट हैज़ 50% ऑब्जेक्टिव इन योर बोर्ड एग्जाम। हर पैटर्न में, हर सब्जेक्ट में आपको 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 50% क्वेश्चन को कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और आज के इस लेक्चर में सारे वीडियो के अंत तक सारे क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक सीखें। चलिए सबसे पहले आप आइए आज के इस लेक्चर जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कौन सा पार्ट है, आपका है पार्ट 5। तो आज के इस लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाना है, इस बात की कंटेंट मैं आपको जरा बता दूं। तो आज के इस लेक्चर में आपका जो कंटेंट है वो सिर्फ एक कंटेंट है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस पैटर्न में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उनको मैं फाइंड आउट कर लिया हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो ध्यान दें यहाँ पर बच्चों, आपका हेडिंग यहाँ पर दिया गया है कि सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी इस पैटर्न में आने वाले कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम के व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हैं। यहाँ पर सिर्फ वही सेलेक्टेड क्वेश्चन को दिया गया है जो आपको काम के होते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे घर पे, उसको अगर ज़रूरत हो तो कॉपी में नोट करेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना क्लियरली यहीं पर समझा दूंगा, क्लास में समझा दूंगा कि आप याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप इसको आराम से समझ के याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ देखें क्वेश्चन फर्स्ट में कर रहा है कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा, यानी आपको पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है। आप आंसर क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी, यानी शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, MK गांधी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव टाइप्स। नंबर 2 आ जाए। नंबर 2 क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच ईयर ही वॉज बोर्न एंड डाइड, यानी गांधी जी की जन्म और उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई। ओके, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 1869 ये आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ, और 1948 ये आपका हो गया डेट ऑफ डेथ। और इन दोनों बीच में गैपिंग है वो कितना आपका है, 79 ईयर्स, यानी 79 वर्ष। तो आपका जन्म कितना हो गया, 1869 और मृत्यु हो गया 1948।
तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में कि हाउ मेनी ईयर्स गांधी जी वाज अलाइव, यानी गांधी जी कुल कितने वर्ष जीवित रहे। तो आंसर क्या लिखेंगे 79। आगे आते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 कह रहा है कि गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, इसमें हम कह सकते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कौन से इंपॉर्टेंट शस्त्र या इंपॉर्टेंट हथियार की यूज किया। यानी मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गांधी जी ने कौन से हथियार का उपयोग किया। आंसर क्या है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था स्टोरी में, इनके स्पीच में, कि गांधी जी एक सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जो कि एक गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति भारत को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा, इट मीन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को अपना प्रमुख हथियार बनाया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इसका प्रयोग किया। तो इस तरह से आप डिस्कस करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ डिस्कशन हो, हर क्वेश्चन का थीम्स बताया जाए, तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को रटने के बजाय आराम से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में कह रहा है आपका कि फ्रॉम विच ईयर ही डोमिनेटेड हिज लाइफ फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो कलर हूँ मैं आपका चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए। ठीक है, आपका जो कलर है वो चेंज हो गया पेन का। आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करा फ्रॉम विच ईयर ही डोमिनेटेड हिज लाइफ फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब हुआ कि गांधी जी कब से कब तक, यानी किस वर्ष से किस वर्ष तक अपने जीवन के इम्पोर्टेंट हिस्से को भारतीय पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति के लिए समर्पित कर दिए। हर व्यक्ति का अपना एक फंडा होता है, हर व्यक्ति का लाइफ मोटिवेट करने का तरीका होता है। तो गांधी जी ने यहाँ अपना जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि भारतीय इतिहास को, भारतीय राजनीति को समर्पित कर दिया। वो टाइमिंग अपना है 1915 टू 1948, यानी यहाँ पर देखें आपका आंसर क्या हो गया 1915 से लेके 1948 ईस्वी तक। कितने वर्ष 33 वर्ष, 33 ईयर्स, जो कि उनके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट काल था, जिन्होंने गांधी जी को क्या किए कि इंडियन पॉलिटिक्स को समर्पित कर दिए। नंबर 5 आ जाए, राइट द फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा रचित या महात्मा गांधी द्वारा लिखित सबसे इंपॉर्टेंट आत्मकथा का नाम लिखें। तो व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर में जब पढ़ाया था तो आपको चर्चा किया था कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया अब तक का सबसे बढ़िया ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो आंसर क्या आपका हो गया जी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आगे नंबर 6 में हु रोट यंग इंडिया। आप इस क्वेश्चन को VVI कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और अभी पूछता है कि यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने लिखी, या कह सकते हैं कि यंग इंडिया पत्रिका की रचना किसके द्वारा की गई। आंसर क्या लिखेंगे महात्मा गांधी, इट मीन्स MK गांधी। आइए नंबर 7 इस क्वेश्चन को भी आप क्या करें VVI कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज फारहोश। ओके, व्हाट इज फारहोश, फारहोश क्या है, फारहोश के बारे में कैसे जानकारी रख सकते हैं। आंसर रहता है कि रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट इज नोन एज मिस्र, मिस्र का ही नया नाम क्या है इजिप्ट। कह रहा है कि इजिप्ट जो था हमारा पुराना, जिसमें हमको मिस्र की सभ्यता, आप इतिहास में पढ़े होंगे कि मिस्र की सभ्यता काफ़ी विशाल सभ्यता थी, काफ़ी लंबे समय तक चली। तो मिस्र सभ्यता में जितने भी शासक थे, जितने भी राजा थे, उन सभी राजाओं को हम फारहोश के नाम से जानते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि रूस के शासक को जार कहा जाता था, कहीं कहीं ड्यूक भी कहा जाता है इंग्लैंड में। उसी तरह से पुराने इजिप्ट के अनुसार वहाँ के जो शासक थे उसे क्या कहते हैं फारहोश कहते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन क्या हो गया व्हाट इज फारहोश। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम, सो यू कैन राइट द आंसर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन वाई सिविलाइजेशन इन गुजराती लैंग्वेज।
कह रहा है कि गुजराती भाषा में सभ्यता का क्या अर्थ होता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछें या ऐसे बोलें कि सभ्यता को गुजराती भाषा में किस अर्थ से प्रस्तुत किया जाता है। सिंपल सा आंसर देखें, आंसर क्या है, गुड कंडक्ट, यानी अच्छा व्यवहार। ओके, अच्छा व्यवहार मतलब गुड कंडक्ट। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि गुड कंडक्ट इज नोन एज सिविलाइजेशन इन आवर गुजराती लैंग्वेज। आ गया ये नंबर 9, करा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन कल्चर। हमारे भारतीय संस्कृति के लिए कौन सी बातें, कौन सा पॉइंट अति आवश्यक माना जाता है। आंसर क्या लिखेंगे आप, मोरल फाइबर, यानी नैतिक चरित्र। आप चाहें तो इस फाइबर के बदले मोरल कैरेक्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं, आपका आंसर वो भी सही होगा। ओके, मोरल फाइबर या मोरल कैरेक्टर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मोरल फाइबर के बदले मोरल कैरेक्टर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 10 में आ जाए, करा व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आज का जो हमारा आधुनिक सभ्यता है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है। कैसे समझेंगे कि मेरा सिविलाइजेशन किस चीज पर आश्रित है। मॉडर्न सिविलाइजेशन, आंसर क्या हो गया, वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी आज जो हमारा सिविलाइजेशन है वस्तुओं के पूजा पाठ पर आश्रित है। इट मीन्स न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आ गया ये नंबर 11, आवर कल्चर डिपेंड्स ऑन। इस क्वेश्चन को भी आप VVI करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द स्पीच ऑफ महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आवर कल्चर डिपेंड्स ऑन, यानी हमारा जो कल्चर है, इट मीन्स हमारा जो पुराना संस्कृति है, पुराना समाज है, पुराना सभ्यता है, वो कौन सी बातों पर डिपेंडेंट था या कौन सी बातों पर निर्भर करता था। आंसर क्या लिखेंगे, डिवाइन पावर, मतलब दैवीय शक्ति, भगवान की शक्ति, देवी देवता की शक्ति। और दूसरा आंसर से लिख सकते हैं बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान में आस्था रखना, भगवान में विश्वास रखना। तो डिवाइन पावर कहें या बिलीफ इन गॉड कहें, आपका आंसर दोनों एक ही है। डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह का ऑप्शन दिया गया है। आगे आए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ देखें 12 में कह रहा है कि व्हाट इज गिब्बन। आप इस क्वेश्चन को भी VVI करें क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा है और अभी भी पूछा जाता है। क्या जी, व्हाट इज गिब्बन, ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज गिब्बन। इस क्वेश्चन को आप खास याद रखेंगे। गिब्बन क्या है, जिस तरह से आपको फारहोश क्या है उसी तरह से क्या है गिब्बन क्या है। देखिए, द होली बुक ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट की प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताब। जैसे एज यू नो द रामायण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट होली बुक ऑफ द हिंदूज, just like the Quran is most or famous or holy book of the Muslims. Same to same, Gibbon is the most or popular holy book of Egypt. यानी इजिप्ट की धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, गिब्बन। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 में, करा व्हाट डू यू मीन, मतलब मीन का मतलब होता है अर्थ या मतलब। स्वराज, करा स्वराज का क्या अर्थ होता है। जैसा कि आप देखें, चलिए समझ लीजिए इसको पहले आप अकॉर्डिंग टू हिंदी। अगर हम लिखते हैं इसको स्वराज, आपको दो पार्ट में ऐसा बांटें, पहला पार्ट हो गया स्व, दूसरा पार्ट राज। स्व मतलब अपना खुद का सेल्फ, राज्य मतलब कंट्री, यानी अपना राज्य क्या है, कौन सा राज्य अपना माना जाता है। आप आंसर क्या लिखेंगे, इंडिया, यानी हमारा देश भारतवर्ष। ओके, आवर इंडिया इज ऑल्सो नोन एज स्वराज अकॉर्डिंग टू स्पीच ऑफ महात्मा गांधी। नंबर 14 आ जाइए, करा कि हु सेड द मोटो फॉर इंडिया, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति ने भारत के लिए अपना एक मोटो, अपना एक थीम्स कह सकते हैं, अपना एक मोटो मतलब सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये आपका आंसर क्या हो गया, वेस्टर्न फिलोसफर। तो इस क्वेश्चन को उलट के भी पूछा सकता है कि वेस्टर्न फिलोसफर गेव एन आइडिया या गेव एन मोटो फॉर द इंडियन। ओके, तो क्वेश्चन में आप आंसर क्या लिखेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में कि हु सेड द मोटो फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए किस व्यक्ति ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। आंसर क्या होगा, वेस्टर्न फिलोसफर, यानी पश्चिमी देश के दार्शनिक ने। अब आइए नंबर 15, इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे VVI।
और स्पेशली इसको नोट कर लेंगे कॉपी पे। तो जिन सारे क्वेश्चन को मैं वीवीआई करवा रहा हूँ उन सारे वीवीआई क्वेश्चन को आप स्पेशल कॉपी पे नोट कर सकते हैं, या फिर दिक्कत हो तो इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को फिर से समझें, खास करके उन क्वेश्चन को जिसे मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में वीवीआई करवाया है। आइए 15 में करेंगे व्हाट इज द मोटो यानी उद्देश्य, सिद्धांत फॉर इंडिया यानी हमारे भारत के लिए जो वेस्टर्न फिलोसफर ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिस सिद्धांत की स्थापना की थी, उस सिद्धांत के बारे में बताएं कि क्या सिद्धांत था। या डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोटो। ओके, आंसर क्या लिखेंगे? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब कि हमारा रहन सहन सादा हो लेकिन जो हमारा विचार है उच्च हो, थिंकिंग पावर हाई हो। तो इस तरह से क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग को हम सिंपल लिविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन का साइनोनिम सिंपल भी होता है। इट मीन्स कि सिंपल और प्लेन इज द साइनोनिम्स ऑफ बोथ ईच अदर। तो आंसर क्या हो गया कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस पैटर्न को आप याद रखें, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन पूछता है जो मैं आपका आगे लिखाऊंगा अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, कि एक्सप्लेन द गिवन लाइन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके, कि सिंपल लिविंग या प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो फिलहाल आप आंसर देखिए ऑब्जेक्टिव का कि व्हाट इज द मोटो फॉर इंडिया यानी हमारे भारत के लिए कौन सा सिद्धांत अच्छा होता है। आंसर क्या हो गया? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग या फिर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहां देखें 16 में महात्मा गांधी वाज मोर देन, मतलब कि महात्मा गांधी एक देशभक्त के अलावे किस रूप में काम करते थे। ओके, कि एज ए महात्मा गांधी नॉट ए पैट्रियट बट आल्सो ही आल्सो वर्कड एज ए स्पिरिचुअल लीडर यानी एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। एज यू नो आवर महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। हमारे राष्ट्र के पिता, इट मीन्स राष्ट्रपिता भी कहा जाते हैं। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू दिस स्पीच वी ऑल्सो राइट द आंसर ए स्पिरिचुअल लीडर, मतलब एक आध्यात्मिक नेता भी, ये या फिर कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। आगे आइए नंबर 17। इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई कर लें। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि हु सेड माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड यानी हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। हमारा मन एक बेचैन पक्षी है, इस कथन को किसने कहा? यह क्वेश्चन को उलट के बोले तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारा मन एक बेचैन पक्षी है, इस कथन को किस व्यक्ति ने बोला? तो आपका आंसर क्या हो गया? महात्मा गांधी। यानी अकॉर्डिंग टू दिस स्पीच महात्मा गांधी सेज दैट आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इट गेट्स मोर इट वांट्स मोर, यानी जितना हमारे इच्छा पूर्ति होता है हमारी इच्छा और भी क्या है बढ़ती जाती है। एज लाइक द घी टू पॉर इन द फायर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। अगर हमारा माइंड रेस्टलेस होता है, हमारा मन बेचैन होता है, तो कौन सी बातें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारा माइंड जब रेस्टलेस होता है तो कौन सी चीज़ उत्पन्न होती है? आंसर क्या हो गया? अनसेटिस्फाइड, या कह सकते हैं अनसेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, क्योंकि असंतुष्टि ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे माइंड को रेस्टलेस बनाती है। तो देख रहे हैं बच्चों कि हर क्वेश्चन में आपका कुछ ना कुछ क्लू छिपा हुआ है जो कि आपके स्पीच पर ही डिपेंडेड है। तो जिसमें मैं स्पीच पढ़ाता हूँ उसमें आप स्पीच पढ़ रहे हो या स्टोरी पढ़ रहे हो या पोएट्री पढ़ रहे हो, आप उस थीम्स को क्लियरली समझें, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी थीम्स में छिपा होता है। मैंने अलग से कोई क्वेश्चन नहीं निकाला या अलग से कोई क्वेश्चन कहीं से कॉपी करना या हिस्ट्री की बुक देखना या कोई और बुक देखना, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है जो कि स्पीच में महात्मा गांधी द्वारा बोला गया है। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप जिस दिन मैं लेक्चर पढ़ाऊं या पोइट्री पढ़ाऊं तो उस वीडियो को एक बार नहीं, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें, ताकि आप खुद आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से निकाला जा सकता है।
अगर ये काम आपने सीख लिया तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप बनाना आ जाएगा। उसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर क्या हो सकता है, ये भी आप खुद अपने आप सीख जाएंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। ये आपका ज्ञान का पावर है कि आप खुद कैसे किसी चीज़ को करना जानते हैं। मेरे बताए रास्ते पर चलें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि मैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि खुद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, उसे लिखें। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम होता है आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर जिसमें दिया गया है आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम। आप इस क्वेश्चन को भी स्पेशली वीवीआई करें, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पूर्वज हमें कौन से वस्तुओं से, कौन से चीज़ों से अलग रखना चाहते थे, दूर रखना चाहते थे। आपका आंसर क्या हो गया? लग्जरी मतलब भोग विलास एंड प्लेजर आनंद, यानी सुख सुविधा भोग विलास से हमारे पूर्वज हम मानव को, हम जनरेशन्स को हमेशा दूर रखना चाहते थे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20। करा इन एंशिएंट डेज, यानी हमारे पुराने दिनों में, यानी पूर्वज के दिनों में, द कॉमन पीपुल एंजॉयड, यानी पुराने समय में अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मोर एंड मोर पीपुल एंजॉयड। किस तरह से वो अपने आप को एंजॉय करने में बिजी रखते थे। आंसर क्या आपका होगा जी? ट्रू होम रूल, यानी अपने घरेलू सत्य नियम, यानी अपने घर के सत्य नियम अर्थात देश में बनाए गए नियम को फॉलो करना चाहते थे और उसी में वो एंजॉय करते थे। बट आज क्या देखते हैं कि आज हमारा कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर, ओके, यूरोपियन कल्चर की ओर झुक चुका है। हमारे बच्चों का, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन है, उनका जो रुझान है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन गांधी जी ने साफ साफ इस स्पीच में इनकार किया कि हमें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना नहीं चाहिए। इसी कारण जो हमारे पूर्वज के लोग थे वो क्या करते थे कि ट्रू होम रूल में ज़्यादा एंजॉय करते थे। अब आइए ऑब्जेक्टिव का एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 21। इसमें कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, यानी एक्सट्रैक्ट मतलब यहाँ पर हम पाठ कह सकते हैं, लेसन, जो चैप्टर भी कहा जा सकता है। कह रहा है एक्सट्रैक्ट यानी दिया गया जो एक्सट्रैक्ट है वो किस प्रकार का है। और ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट है, दिया गया पाठ किस प्रकार का है। तो ये कोई कहानी नहीं है, ना ये लॉन्ग स्टोरी है, ना शॉर्ट स्टोरी है, ना कोई ड्रामा है, बल्कि दिस इज द वन ईयर स्पीच डिलीवर्ड बाय महात्मा गांधी। आप आंसर क्या लिखेंगे? स्पीच यानी भाषण। तो इस तरह से देखें कि आपका मिला जुला करके इस पूरे चैप्टर्स में 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फाइंड आउट किया गया है, जिसका एक अलग अलग अपना अपना वैल्यू है। हर क्वेश्चन का अलग वैल्यू है, हर क्वेश्चन का अलग डिमांड है। लेकिन इस 21 क्वेश्चन से मैंने लगभग 5 या 6 क्वेश्चन को मैंने वीवीआई करवाया, जिसे आप स्पेशली कॉपी पे नोट कर लें, ताकि ये 5 या 6 क्वेश्चन जिस चैप्टर के वीवीआई है वो एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया, हर किसी का अपना अपना एक स्थान होता है, पोजीशन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे मैंने आपको वीवीआई करके शो कर दिया। तो बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही कि आपका इस चैप्टर का 21 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में क्या पढ़ाना है ये मैं कंटेंट आपको बता दूं कि अगले लेक्चर में इस चैप्टर का कुछ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस, जिसमें कहता है एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर समरी, जो क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट समरी है इस चैप्टर का जो बाकी है। तो फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ें, इस वीडियो को देखें और कौन कौन से टर्म को मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया, कैसे समझाने की कोशिश की, इस बात पर आप पॉइंट करें। इतना करने के बाद आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लिख लें या याद कर लें, और घर में जो पॉसिबल हो, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, उसमें से क्या करें, आप उन्हें सुनाएं। आंसर को आप सुनने के लिए बोलें, वो आपसे सुनेंगे, तो आपसे क्लियरली हो पाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही सही याद कर पाया। तो आज तक का वीडियो बस इतना ही। कल फिर हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड दैट्स ऑफ ऑल। लेकिन आप वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें, और जो प्रॉब्लम हो टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप या डायरेक्टली मुझे कॉल करके आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, दैट्स ऑफ ऑल, थैंक यू।